औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जबरान में जबरान असर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर वो दिन है जिस दिन को यूनाइटेड नेशन ने दुनिया का जमहूरियत का आलमी दिन कहकर इसका आगाज़ किया। उस जमहूरियत के आलमी दिन में ये बावर कराया गया कि किस तरह दुनिया में जमहूरियत के लिए किस तरह जमहूरियत को उजागर किया जाएगा, कौन सी जमहूरियत होगी और उस जमहूरियत के ज़रिए किस तरह से लोगों में मसाइल हल होने चाहिए। आज हम जमहूरियत की टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे हम हेडलाइंस की तरफ। इमरान खान साहब ने रावी रिवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें लोगों को कम इंटरेस्ट पर कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपना मकानात बना सकें। रोटी कपड़ा मकान का जो ऐलान किया जाता था उससे आगे बढ़ के कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो मकानों का कहा था, जो शायद जो तादाद बताई गई थी उस पर तो काम नहीं हो सका और ना ही शायद नज़र आता कि आइंदा 2-3 सालों में भी हो सके, लेकिन उसके हवाले से काम शुरू कर दिया गया। उस पर भी बात करेंगे। पूछते थे लोग, जिस तरह अभी टिकट भी आपको नज़र आ रहा है कि लोग पूछते थे कि नया पाकिस्तान कहाँ है, तो नए पाकिस्तान की ये भी पूछा जाता था कि वहाँ पे की जो हाउसिंग स्कीम है वो हाउसिंग स्कीम की तरह। तो ये हाउसिंग स्कीम शुरू होने जा रही है जो लाहौर में ही मौजूद है। अब इसके ज़रिए कितने लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा, कितने लोगों को फ़ायदा होगा, उस पर बात की जाएगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो बाकी इश्यूज़ हैं हमारे साथ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो हमारे साथ इशू रहा इस वक्त, जो जो बड़ी खबर है इस हवाले से कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने इस वक्त प्रवासों का ऐलान कर दिया है। प्रवासें शुरू की जा रही हैं बहुत जल्द। जो प्रवास होगी लंदन से लाहौर की जानब जाने वाली ये पहली प्रवास होगी जो लंदन से लाहौर की जानब से ब्रिटिश एयरवेज़ शुरू करेगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो रावी रिवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, उस इफ्तिताह के दौरान क्या कहा, पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में गरीब लोगों को हेल्थ कार्ड दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया। कभी कोई नहीं सोचता था कि गरीब जो मुश्किल से अपने भी बच्चों का पेट पालता है तो एक बीमारी हो जाए तो वो क्या करता है, वो किधर से पैसे लेके आते हैं। तो पहली दफ़ा हेल्थ इंश्योरेंस इंशारा पंजाब और केपी में सारी हम सबको कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से, और शुरू कर दिया हमने। दूसरी चीज़, हमेशा मैं ये जब से जीटी रोड से हम वो पुराने रावी के पुल से जाते थे दाता साहब के पास, वो सड़कों के ऊपर बेचारे फुटपाथ के ऊपर लोग पड़े हुए हैं। सारा वो उसका जो डीजल की वो जो सारी वो उसके उनके ऊपर आ रही है ट्रकों की, क्योंकि रात में सारे ट्रक्स आते थे, सारी मिट्टी वो उनके ऊपर आ रही है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इनके लिए हम कुछ कर दें। मैं हमेशा ये सोचता था, कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये इंसान है। आज इंशाल्लाह जो हमने पहले हमने पनाहगाह शुरू की, अब हमने पनाहगाह के स्टैंडर्ड सेट करें कि वो पनाहगाह के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड होगा। ये नहीं होगा कि ऐसे बेचारे गरीब आ गए तो उनको कोई खाना, उनका खाना स्टैंडर्डाइज होगा। उनके लिए बाकायदा साफ़ कपड़े, उनके बेडशीट साफ़ होंगी, उनके गुस्ल खाने साफ़ होंगे, उनको गर्म पानी मिलेगा, उनको इंसान बना के हम इंशाल्लाह रखेंगे। उनको भी कहेंगे कि ये आपका पाकिस्तान है। और उसी तरह ये जो हमने अब हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर नई हाउसिंग की है, अफोर्डेबल हाउसिंग, पहली दफ़ा पाकिस्तान में। पहले तो रोटी कपड़ा मकान एक स्लोगन थी, ये पहली दफ़ा हम अब लोगों के लिए जो हमारी हाउसिंग अब शुरू हो रही है नया पाकिस्तान हाउसिंग में, बाकायदा हम सिर्फ यही नहीं कि हम हर जगह जो भी सोसाइटी बनेगी अब उसके अंदर गरीबों की हाउसिंग रखेंगे, बाकायदा उनके लिए हमने पैकेज दिया है 30 अरब रुपए का, उनको सब्सिडाइज करके घर देंगे। उनके लिए हम कम इंटरेस्ट रेट 5% इंटरेस्ट रेट पर, अगर वो बैंक से पैसा लेते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट पे, यानी पहली दफ़ा तनख्वाहदार गरीब तबका मजदूर उनको मौका मिलेगा कि वो भी अपना घर खरीद सके पाकिस्तान में। और ये जो इंशाल्लाह रावी प्रोजेक्ट होगा, इस पर बाकायदा अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, ताकि ये ना हो कि वो बेचारे कच्ची वादियों में लोग रहें, वो भी यहाँ आके उनके लिए भी घर हो। और फिर जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबों को ऊपर से गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम है। 200 अरब रुपया हमने उसके लिए रखा। कभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं रखा, जिसमें कई चीज़ें हैं। कर्जे देंगे सस्ते, सूद के बगैर लोग हुनर सिखाएंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, और उसके अंदर ये भी है और दे रहे हैं, और उसके अंदर ये भी है कि देहात के अंदर ख़वातीन के लिए, उनके लिए भैंसें गाय, ताकि वो अपने गुजारा कर सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके, प्रोटीन लेवल ऊपर कर सके। फिर पहली दफ़ा स्टंटिंग के ऊपर काम हो रहा है।
बाकायदा हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये जो बच्चे जो खुराक ना होने की वजह से कद भी नहीं पूरे होते, उनका ज़हन भी नहीं बनता, वो भी पहली दफ़ा हमने लॉन्च किया है। पहली दफ़ा पहली दफ़ा प्रोग्राम लॉन्च किया और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह से होने जा रहा है कि इस तरह की स्कीमों में उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे जो गरीब गुरबा हैं उनको भी इस तरह की स्कीमों में शामिल किया जाए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में जब उसका संग बुनियाद रखा, वहाँ पर पौधा भी लगाया और उसके बाद जब उन्होंने खिताब किया तो खिताब में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मैंशन किया, जिसमें हेल्थ कार्ड का मैंशन करना शामिल था, जिसमें हेल्थ कार्ड के अलावा लोगों को जो सहूलियात दी जानी थी उन सहूलियात की तरफ बात की। साफ़ पानी जो पीने का पानी है, उस पीने के पानी की तरफ बात की गई। लाहौर नाज़रीन वो शहर है कि जिसमें गुज़श्ता हुकूमत जो पंजाब का बजट होता था उसका 50% से ज़्यादा का बजट सिर्फ लाहौर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करने के बाद भी आज 73 सालों के बाद अगर हम बात करें कि पानी के मसले की, वहाँ पर साफ़ पानी के पीने की, तो फिर यकीनन उस पर सवाल करने बनते हैं। रावीपुर मनसूबे की लाहौर को ज़रूरत किस लिए है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि 40% आबादी जो है वो कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पर 40% लोग रहते हैं। तो उन लोगों को जैसे जैसे लाहौर एक्सपेंड हो रहा है उन लोगों को भी रहने का बंदोबस्त कहाँ पर कहीं पर करना पड़ेगा, इन लोगों के हवाले से कभी नहीं सोचा गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फैसले किए जाते हैं वो फैसले महज छोटे से उस मखसूस से तबके के लिए किए जाते हैं, जो मखसूस तबका अपने तमाम मामलात की तरफ ज़्यादा प्रायोरिटी रखता बजाय इसके कि वो मेजर लोगों के इशूज़ की तरफ जाए। उन्होंने लोगों से गिला किया कि जब कैमरा लेकर, माइक लेकर लोगों के पास जाते हैं तो पूछते हैं हाँ कहाँ है नया पाकिस्तान, तो चूंकि सैलाब और इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें यकीन लोग वही कमेंट देंगे जो कमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसका एक माजी का बैकग्राउंड मौजूद है जिसकी वजह से ये हालात पाकिस्तान में हैं। गरीबों को हेल्थ कार्ड देने की बारी हो या एहसास प्रोग्राम की बारी हो, उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम को सबसे बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, गरीबों को हेल्थ कार्ड देंगे ताकि जो गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता उसके हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए बंदोबस्त भी किया जाए। सड़कों पर सोने वालों के हवाले से उन्होंने कहा कि पनागाहें बनाई गई हैं और इन पनागाहों में लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको कोशिश करेंगे ज़्यादा मजीद स्टैंडर्ड उसका बेहतर किया जाए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से कुछ दौरे भी किए, मुख्तलिफ पनागाहों के बार बार दौरे कर चुके हैं और उसको मजीद हालात बेहतर करने की तरफ लोगों को हदायत भी जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान का नया तस्वर सामने आने के मनसूबे की बात करें नाज़रीन, कल हमने आपसे बात की थी डिजिटल रोशन डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से कि किस तरह आप इंटरनेशनली दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उस अकाउंट को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी, तो उस पर भी बात की थी। और आज ये प्रोजेक्ट जो है ये भी आपके सामने मौजूद है जिस पर हुकूमत इस पर काम कर रही है। हम अब कोशिश करेंगे, प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनका मीरपुर डिवीजन का दौरा शुरू हो चुका है, 2 रोज़ा दौरा, उसके हवाले से जो रिपोर्ट है अगर वो प्लीज़ अगर चला दें। जी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान मीरपुर डिवीजन के 3 रोज़ा दौरा पर हैं। कोटली के दौरा के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हिंदुस्तानी फ़ौज की फायरिंग से शहीद और ज़ख्मी होने वाले अफराद के वर्सा में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में 700 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर 5 किलोमीटर के अंदर 6,10,000 लोग आबाद हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फ़ौज की जानब से मासूमों के कत्लेआम पर पाकिस्तानी मीडिया और अरबाब इख्तियार की बेइज्जती अफसोसनाक है। बेगुनाहों का खून रहेगा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान तबाह व बर्बाद होगा। मोदी 5 अगस्त से बाज़ाब्ता एजेंडे पर काम कर रहा है, इसके जवाब में कोई मौसर पॉलिसी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद एतराफ़ किया कि इनकी तकरीर के बाद इसका फॉलो अप नहीं किया जा सका। हिंदुस्तानी फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल के इस जानब इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराए में मुलव्वस है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों का निशाना बना रहा है। जी, कोई मौसर पॉलिसी मौजूद नहीं। उमर तकरीम की आपने बात सुनी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कोई मौसर पॉलिसी मौजूद नहीं। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, जिसको पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब कर रहे थे। उस वक्त आपने कहा था कि हम आपको पॉलिसी देंगे और हम आपको बताएंगे कि आपने मसला कश्मीर को किस तरह से आगे लेके चलना है। अब आपकी पॉलिसी का भी इंतजार हो रहा है। अगर आपने कोई पॉलिसी शेयर कर दी है उनके साथ तो वो काइंडली वो बैठकर हमें बता दें कि कौन सी पॉलिसी है ताकि उस पर बात कर सकें। लेकिन यकीनन क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें जो आप जिसका आप गिला कर रहे हैं कि ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाती, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से आपको हाईलाइट करके ये चीज़ें सामने नज़र आती हैं, हाईलाइट की जाती हैं, मुसलसल सीज़फायर लाइन पे खड़े होकर जहाँ पर रिपोर्टिंग करके वहाँ के हालात हाईलाइट किए जाते हैं, वहाँ पे लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं, तो ये यकीनन मसाइल आपकी जिम्मेदारी है, उस पर आप जवाब देना शायद मुनासिब नहीं समझते। तो वो प्लेटफॉर्म दोबारा से मैं कहता हूँ कि तकबीर टीवी का प्लेटफॉर्म रियल टॉक विद जिब्रान आपके लिए फिर से हाजिर है। किसी दिन अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ उस टाइम से ज़रूर बताइएगा ताकि आपको इस प्रोग्राम में लेके आपसे
जो सवालात जवाबात हैं वो आपकी कश्मीर पॉलिसी आपसे पूछ सकें कि आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। 15 अगस्त को मरीम नवाज़ की तस्वीर पकड़ के कश्मीर के लिए एहतजाज करना, कश्मीर की बेटी को उस बेटी को कश्मीर की बेटी का कहकर वहाँ पर एहतजाज करना, वो आपकी कश्मीर पॉलिसी है। ये 13 जुलाई यौम शुहदाए जम्मू को लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना, ये आपकी पॉलिसी है। ये सोचेंगे किस मुल्क के साथ इत्तेहाद करें, ये आपकी पॉलिसी है। या आप ये सोचेंगे कि इस वक्त कश्मीर को खुद मुख्तार किया जाए, ये आपकी पॉलिसी है। या आपकी पॉलिसी ये है कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाए, या ये आपकी पॉलिसी है। इसके अलावा कोई और आपकी पॉलिसी है तो कम से कम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपकी पॉलिसी है क्या। उसके बाद यकीनन जैसे भी आपकी जो भी पॉलिसी होगी फिर कोशिश करेंगे हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों से, उनसे भी पूछने की और उनसे पूछेंगे इस पॉलिसी पे कहाँ तक चले। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बल्कि ब्रिटिश एयरवेज़ के हवाले से। नाज़रीन, एक और ख़बर है कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने लंदन में अपनी परवाज़ों का सिलसिला, डायरेक्ट परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर दिया। तारीख में पहली दफ़ा इस तरह होने जा रहा है कि लंदन से अब ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ होगी जो कि लाहौर की तरफ जाएगी। पहले इस्लामाबाद की परवाज़ें मौजूद थी, फिर कोविड की वजह से कुछ अर्से का डिले भी हुआ, लेकिन 14 अक्टूबर से हफ्ते में 4 परवाज़ों का ऐलान किया गया है जो कि लंदन से शुरू हो रही हैं। तो इस हवाले से मुसाफिरों में यकीनन खुशी की लहर दौड़ गई है। और ब्रिटिश एयरवेज़ के बोइंग 787 की तरफ से के ज़रिए ये पहली परवाज़ होगी जो बरतानिया से जाएगी लाहौर में, पाकिस्तान में। और ये डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर हैं जो पाकिस्तान में सफारतकार हैं बरतानवी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर एतमाद और मजबूत तल्ला की जानिब अहम कदम है। तो नाज़रीन, आज हम चलते हैं आज अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा जमहूरियत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान में जमहूरियत भी रही, अमरीत भी रही, इस तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। जमहूरियत क्यों कामयाब नहीं हो सकी, क्यों अमरीत को भी उस तरह से पावर नहीं मिल सकी, तो इस तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में मौजूद होंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जहांगीर अशरफ साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं। जहांगीर अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे अशरफ चुगताई साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और नून लीग से हमारे साथ मौजूद रहेंगे चौधरी अंसर महमूद साहब, जिनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इमदाद हुसैन साहब, सीनियर तजिया निगार हैं और तकवी टीवी का हिस्सा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले चलता हूँ अपने प्रोग्राम के लिए इसी टॉपिक पे बात करने के लिए जहांगीर अशरफ साहब की तरफ। जहांगीर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और उसके बाद इस वक्त 15 सितंबर है और ये दुनिया में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकी, आपके ख्याल में क्या वजह? या जमहूरियत कमज़ोर थी, जमहूरी इदारे कमज़ोर थे, या वो शख्सियात कमज़ोर थी, शख्सियात ताकतवर रहीं जो अपनी जमहूरियत तो चलाती रहीं लेकिन उसके अलावा कौम की जमहूरियत का कुछ नहीं कर सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जबरान। पाकिस्तान में कभी भी मेरे जो मैंने देखा है, जो पढ़ा है और मेरा जो तज़िया है वो ये है कि कभी भी जमहूरियत अपनी सही शक्ल में राइज नहीं कीगी। और जो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट या जो लोग इसके पीछे थे वो पीछे रह के या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुकूमत वहीं करते रहे। और जब कभी किसी सियासी लीडर ने कोशिश की कि उसको अपने बलबूते पर चलाए तो उसको मंजर से हटा दिया गया, खा उसको जेल भेजा गया, खा उसको फांसी चढ़ा दिया गया, खा मुल्क बदर कर दिया गया। तो ये शुरू ही हो गया था लियाकत अली ख़ान के कत्ल से। क्योंकि और इसके पीछे न सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी थी कि जिनका एक मखसूस एजेंडा था, वो जिनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। क्योंकि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे दुनिया की आधी से क्या बल्कि 70% आबादी उन मुल्कों में आबाद है। चाइना एक तरफ था, एक तरफ इंडिया था और एक तरफ रशिया था। तो पाकिस्तान का जोग्राफिया बड़ी अहमियत का अमल था। तो उन्होंने हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हुए कभी भी जमहूरियत को जिसे प्योर शक्ल में वहाँ पे राज नहीं होने दिया। और यही वजह है कि वहाँ जमहूरियत जो भी आया है वो इस्टेब्लिशमेंट के ही नर्सरी से प्रवान, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, खा वो नवाज शरीफ हो और खा मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान ख़ान साहब, ये सारे के सारे वहाँ पे है। लेकिन पिछले जो दो हैं उनकी गलती यह है कि उन्होंने जब उनको अवामी ताकत हुई तो उन्होंने चैलेंज किया, या मुजीबुर रहमान ने अपनी अवामी ताकत पे चैलेंज किया तो उनको मंजर से हटा दिया जाता रहा है और अब भी ये प्रैक्टिस की जा रही है। और अगर आप देखें दुनिया भर में जिन मुल्कों में जमहूरियत है उन्होंने ये तरक्की की है, स्वाय एक एक्सेप्शनल है वो चाइना की मिसाल है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन उन्होंने तरक्की की है।
बाकी सारी दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ पे अवामी आपकी राज नज़र में जमहूरियत की तारीफ है क्या? जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत की तारीफ जी, आप वो, मैं किताबी तारीफ की नहीं बात करता, लेकिन दो तीन बहुत अहम फैक्टर हैं। एक तो यह है कि आपकी अदलिया 100% आज़ाद हो, वो कानून की तशरीह करे और उसको इम्प्लीमेंट कराए, पहली ये। दूसरा, आपको हक़ राय दही का पूरा इख्तियारात हो कि वोट आपके को इज़्ज़त मिले। तीसरा है कि आपकी आज़ादी राय का हो। ये फैक्टर आप देखें तो आपने तो फातिमा जनाह की लिखी हुई किताब पे बैन लगा दिया। आज की हुकूमत ने भी आज जो है ना सोहेल वड़ैच की किताब पे बैन लगा दिया गया है। तो ये आप एक बंदे को, अगर वो गलत मवाद है तो आप अदालत में ले जाएं, उसे चैलेंज करें। अगर उसने ऐसी बात की है कि जो कानून के और पाकिस्तान के आइन के नहीं, वो खिलाफ, भी हो सकता है ना कि वो बंदा खुद अदालत में जाए और फिर अदालत इस चीज़ को जस्टिफाई करके नहीं, ये तो कोई बात नहीं है ना। तो जो बैन लगा रहे हैं उनके पास जस्टिफिकेशन, हुकूमत का काम है ना कि वो आइन के मुताबिक चले। तो उन्होंने बैन सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए या उनके ख़िलाफ़ कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो उनको अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने बैन तो नहीं लगाना चाहिए ना। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया था जब फातिमा जनाब पे और सुरवर्दी साहब पे गरदारी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके पाकिस्तानी होने पे तो कोई किसी को शक नहीं है ना। या वो भी अगर वो गरदार थे तो फिर कौन मुहिब वतन है। तो अगर आप जो है फिर अदलिया को देखें कि वो जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक, आज जो बैठे हुए हैं आज़र सरवत, इनमें से कोई भी आज़ाद जज नहीं है। इनमें इक्का दुक्का जो अंदर बैठे हैं उनको छोड़कर जो भी हमारे चीफ जस्टिस, इक्का दुक्का में आप बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। इक्का दुक्का रहते कौन से भी चीफ जस्टिस? देखें ना, कुछ ऐसे हैं होते हैं, तारीख में आया है कि जिन्होंने हमेशा पीसीओ पे ओथ नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आइन ही हमारे लिए मोहतरम है। ऐसे बेशुमार मसाले मिलती हैं। लेकिन वो भी थे कि जो ये कहते हैं कि जैसे वो एक चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने भट्टो को फांसी दी, वो टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि वो हम इतने दिलेर नहीं थे कि अपनी जॉब को रिस्क पे लेके और डिक्टेटर का प्रेशर ना मानते। यानी कि आपने अपनी जॉब बचाने के लिए एक बेगुनाह को फांसी दे दी। ये जब एक वो चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान कह रहे हैं, तो जब ये जज का, ये अपने मुंह से, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, जब ये जज कहता है तो उसका ये और इनकी देखें, अगर ये कानून और आइन के मुताबिक हो ना, तो ये आज जो है ना मार रोड पे अदलिया कानून और आइन के मुताबिक हो तो काफ़ी हद तक जमहूरियत परवान चढ़ सकती है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है चौधरी अंसर महमूद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। अंसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। किस हद तक जिम्मेदार है, आज जमहूरियत का आलमी दिन भी है, किस हद तक जिम्मेदार है आपके ख्याल में सियासी जमातें कि जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत उस तरह से परवान नहीं चढ़ सकी जिस तरह से शायद चढ़ना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं समझता हूँ जब से पाकिस्तान बना है, जो पॉलिटिकल जो एक रजीम है उसको इस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत बस नाम एक है, लेकिन ज़्यादातर जो दूसरी कुव्वतें हैं वो हमेशा जो प्रिवेल वही करती हैं और वही स्ट्रांग होती हैं और वो जमहूरियत को आगे बढ़ने ही नहीं देती। मैं समझता हूँ कि कोई भी जो पार्टी जो इलेक्ट होके आती है उसको कम से कम जो उसका टाइम पीरियड है 5 साल वो देना चाहिए, और उसमें वो अगर गलत करते हैं तो अगला जो सेटअप आएगा उसमें उनको जो पब्लिक वोट अगर नहीं देती तो ऑब्वियसली वो सेटअप से बाहर होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सका। जब भी बड़ी मुश्किल से कोई गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की वो मुश्किल से 5 साल वो पूरे करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है जमहूरियत को स्ट्रांग करने का, जो कि वो प्रोसेस आप तो मुसलसल 15 साल से इसमें जमहूरी हुकूमत मौजूद है। मेरा आपसे सवाल ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत किस हद तक मौजूद है? आपको पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब, उसके बाद उनकी फैमिली आगे चली आ रही है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनकी पार्टी आगे चली आ रही है, उनकी नस्ल आगे चली आ रही है। तो अगर यही जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत को फिर आमरीयत का नाम नहीं देना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में बात यह है कि जो जैसे आपने दोनों फैमिलीज का जिक्र किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी वोटिंग होती है और वोटिंग में कैंडिडेट बनते हैं, और जो पार्टी के जो पार्टी की मजलिस शूरा है, जो पार्टी के उहदेदारान है, वो सारे उनको इलेक्ट करते हैं। उसके बाद तो मुल्क की वसीत और मफाद में दोनों तरफ से फैसले होते हैं ना फिर?
मैं वही बात कर रहा हूँ कि या तो वो उस वक्त जो उनके मेंबर हैं वो इख्तिलाफ राय का हक होता है, पार्टी के अंदर भी उनको हक है कि अगर वो समझते हैं कि ये जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं पार्टी में, पार्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, तो वो उनके अगेंस्ट वोट दें, वही विद इन द पार्टी। तो जाहिर वोटिंग है ना, वोटिंग के वाले से ही जो बंदा इलेक्ट होता है पार्टी का वो प्रेसिडेंट बनता है। तो मेरे आप इस ख्याल में जमहूरियत को जस्टिफाई करें जिसमें वोटिंग के लिए पहले वालिद मौजूद होता है, उसको वोटिंग की बुनियाद पर रखा जाता है, उसके बाद भाई आ जाता है, उसके बाद बेटा आ जाता है, उसके बाद बेटी आ जाती है। आपके ख्याल में क्योंकि वोट इन्हीं लोगों का है तो इसलिए ये जमहूरियत जस्टिफाई की जा सकती है? नहीं, बात असल में मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान में आपस की बात है कि ये जितनी पार्टियां हैं, जिनको किसी को अभी 25 साल हो या किसी की 30 साल, बाहर की जिस मुल्क में हम बैठे हैं, अगर यहाँ की भी आप जमहूरियत देखें तो कई 100 साल लगे हैं इनको भी प्रॉपर जो वो एक सेटअप बनाने में और सेट प्रॉपर जमहूरियत को में मेच्योरिटी आने में। पाकिस्तान में अभी जो टाइम है वो उस तरह जो टाइम बना है, उसके बाद हर पार्टी डिक्टेटरशिप जब आई है तो वो फिर सबको आप उठा के एक्साइल में भेज देते हैं, और जब बाहर आते हैं तो वो मेच्योरिटी ना तो मुल्क में आती है, जमहूरियत में आती है, ना विद इन पार्टी आती है। सो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये एक प्रोसेस 15 साल या 10 साल या 15 या 20-25 साल का नहीं है। इसमें कम से कम आपको एक टाइम जो कंसेक्टिव टाइम चाहिए जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, पार्टियां भी मेच्योर हों, विद इन द पार्टी वोटिंग प्रोसेस मेच्योर हो और जमहूरियत जो मुल्क में मेच्योर हो, तब भी आप इस चीज़ की तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उनको चलने ही नहीं देंगे, उनकी लीडरशिप को मुल्क से हर दूसरे चौथे साल आप उठा के बाहर भेज देंगे, तो फिर किधर की वोटिंग, किधर की जमहूरियत और किधर का वोटिंग का अंसर प्रोसेस। साहब, मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि सियासी पार्टियों में जहाँ पर जमहूरियत की बात होती है वहाँ पर अवाम को भी तो जमहूरियत की तरबियत देना ज़रूरी थी। अवाम को किसने जमहूरियत की तरबियत दी? अवाम में आज भी यही है कि पहले एक नस्ल दर नस्ल एक बंदा MLA MNA MP है, वो उसी तरह नस्ल दर नस्ल चलते हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? और दूसरा आपसे सवाल ये है कि जिस वक्त आप कॉलेजेस में तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगा देंगे और आपके दौरे हुकूमत में भी वो पाबंदी कायम रहेगी, तो फिर ये सियासतदान तो या तो गेट नंबर 4 से पैदा होंगे तो या फिर सियासतदानों के घरों में पैदा होंगे। बाकी सियासतदान कहाँ से लेके आएंगे सर फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं, असल में बात यह है कि जो आपने वो कही ना कि जब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलने नहीं देंगे, पब्लिक में शऊर नहीं आएगा। जब तक पब्लिक में शऊर नहीं आएगा, पब्लिक को पता ही नहीं होगा, वो जब वो आप एरिया वाइज लोग जो रूरल एरिया में दड़े बरादरी की जो सियासत है, उससे जब तक आप वो सिर्फ एक लगातार प्रोसेस से निकल सकती है। लोगों को शऊर आ सकता है कि किसको हमें इलेक्ट करना है और किसको नहीं इलेक्ट तो करना। आपके हाल में जब लोगों को तक रहने देना चाहिए, लगातार प्रोसेस से शऊर आ सकता है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आता हूँ जहांगीर अशरफ साहब। स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी लगाई गई, अमरीत के दौर में पाबंदी रही, जमहूरियत के दौर में पाबंदी रही, पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, अमरीत के दौर में, तमाम अदवार में स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी लगा दी गई। अब जिस वक्त भी अगर साउथ एशिया की बारी आती है और साउथ एशिया में पॉलिटिकल कल्चर की बारी आती है तो JNU का रेफरेंस दिया जाता है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का रेफरेंस दिया जाता है, कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ का रेफरेंस दिया जाता है। क्या वजह कि हम लोग अपने आज़ाद कश्मीर से, अपने पाकिस्तान से हम लोग को इस तरह का रेफरेंस नहीं दे सकते, कोई इस तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कोई नाम नहीं बता सकते जो पहले हुआ करता था, कि कम से कम यहाँ से सियासतदान बाहर आते, जमहूरी प्रोसेस मजबूत होता। हमने तो अपने ख़ानदान मजबूत कर लिया, स्टूडेंट को तो छोड़ दिया पॉलिटिक्स में। जिम्मेदारी नहीं है हमारी? बिल्कुल है जी, ये बिल्कुल बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और इसमें भी वो जैसे कहते हैं ना मसलत का शिकार रहे, क्योंकि इसमें जो कुछ कुव्वतें थी वो नहीं चाहती थी कि वो ये आएँ और उनके लिए भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। तो जो भी हमारी पार्लियामेंट फ़ैसले करती हैं ना, उसमें बहुत सारे फ़ैसले ऐसे होते हैं कि बुनियादी तौर पे उनके फ़ैसले नहीं होते, बल्कि उनको बताया जाता है और हमारे MNA आके उन्होंने सिर्फ वोट देना होता है। और ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन बात है कि ये बिल्कुल बहाल होनी चाहिए, इस हुकूमत को करना चाहिए। कम से कम ये तो काम एक ऐसा कर दें कि जिससे पता चले कि नया पाकिस्तान आ गया। नया कम से कम तलबा को जो है, और उसको थोड़ा सा उनको स्पेस दें कि ये ना हो कि वो इस्लामी जमीयत तलबा वालों की वो बंदूक को उठा के और मार रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब मैं स्टूडेंट था कि अल्ताफ़ हुसैन की आल महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामी जमीयत तलबा, इनका काम ही जो है ना एक जो है ना स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम पैदा करना था। कत्ल हर रोज़ होते थे मेरे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल सकता था, नहीं, वो ये है ना, ये वो अमरीत की पैदावार थे
वो दोनों ही अमरीत की पैदावार हैं, उनमें डेमोक्रेसी खुद नहीं है, और वो बल्कि वो उगाए हुए पौधे थे अल्ताफ़ हुसैन, और उन्होंने तशद्दुद को फ़रोग दिया, और वो तो आपने देखा कि हर रोज़ कराची में 20-25 लोग मारते। पार्टी से और तो ये जो है ना, आपकी जो ये बात है ना, ये बिल्कुल आप जब तक स्टूडेंट को, क्योंकि ये वो आपके ब्रेन है, ये फ्रेश ब्रेन है, और इनको कहा आप जाता है कि ये 15-20 साल चलने दिया जाए। अब एक बंदे पे करप्शन के केसेस आते हैं, केसेस साबित हो जाते हैं, उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, वो कहता है कि अगर मैं ना भी पेश करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करने चाहिए। फिर कहते हैं कि मेरी जायदादें पता नहीं कहाँ थी, मेरी तो किसी जगह पे कोई जायदाद नहीं है। बाद में वो सारी चीज़ें भी निकल आती हैं, और जब ये सारी चीज़ें निकल आती हैं तो फिर जमहूरी प्रोसेस अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में होता तो फिर वो लोग तो खुद ही स्टेप बैक कर जाते हैं, बजाय इसके कि मियाँ साहब आप यहीं पर रहें, कुछ नहीं होने वाला आपको। देखें, दो तरह की चीज़ें हैं। एक जो है ना कि आप जो ये कह रहे हैं ना, किसी सियासतदान पे आज तक अदालत में कोई जुर्म साबित नहीं किया गया। मियाँ साहब को तो सज़ा हो चुकी है ना। कौन सी? वो जो जज ने कहा कि जिसकी वीडियो आई है जी, कि मुझ पे प्रेशर था, मैंने उन्होंने 2 फैसले दिए ना, एक मेरे आके, एक में फैसला खिलाफ उसी ना, हाँ, वहीं एक ही में उनको सज़ा दी है कि, और उसमें भी उन्होंने कोई एविडेंस नहीं लगाया, और वो भी चैलेंज में आया, क्योंकि वो तो नायब अदालत के जज थे, और उनकी वीडियो मौजूद है कि मेरे पे जो है ना बहुत सख्त प्रेशर ये था। वीडियो के लिए भी एक वीडियो काउंटर में मौजूद नहीं है। नहीं, ये वो फैसला तो मुतनाज़ा हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि करप्शन में आप देखें मजीद अचकज़ई ने सामने बंदे को कत्ल किया है, वो पॉलिटिशियन है, लेकिन किसी न किसी लेवल पे उसके बड़े घर के साथ राब्ते हैं कि वो उसका भाई छूट गया, हालांकि वो सख्त अपोजिशन का और उस पर इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं मुल्क दुश्मनी की, लेकिन उसके भाई को हमारी अदलिया ने छोड़ दिया है कि एविडेंस नहीं है कि वो कैसे कत्ल हुआ। भाई को तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं पीपल्स पार्टी से ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो खुद इसकी शिकार भी रही। मेरे साथ अशरफ चुगताई से मौजूद है। अशरफ चुगताई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी खुद विक्टिम रही है इस अदलिया की, क्या वजह कि पीपल्स पार्टी ना तो अदलिया को बात कर सकी, ना ही जमहूरियत को किसी हवाले से कामयाब कर सकी है, जमहूरियत को मजबूत कर सकी है कि आज शायद आने वाली नस्लों के पास कोई जमहूरी प्रोसेस होता? क्या वजह, जिम्मेदारी कितनी हद तक पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करती है इस चीज़ के? जबरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। मैंने चौधरी अंसर महमूद और जहांगीर अशरफ साहब की भी गुफ्तगू सुनी। देखें कि जमहूरियत की बात हो रही है, आज आलमी दुनिया सारी जो है ना इस वक्त जमहूरी का दिन मना रही है, और तमाम अवाम जो है ना कि मुल्क के तमाम दुनिया के ममालिक ये बखूबी जानते हैं कि हकीकत में जो है ना कि बहुत से मुल्क जो है ना वो हमी जमहूरी चाहते हैं, जो सही मायनों में वोटों से मंतखब होकर बनी हो और सही मायनों में अवाम की तर्जमानी करती हो। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि 35 ईयर जो है ना मुल्क में जो अमरीत रही है, और आपने देखा होगा कि जो अजीम लीडर थे, जिस तरह जहांगीर अशरफ ने कहा, अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिन्होंने तवील जदोजहद की जमहूरियत की बहाली के लिए। सर मेरा ये तो सवाल अशरफ साहब, मैं माज़रत के साथ इसके साथ ही एक सवाल ऐड कर दूं कि अगर अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उसके बाद दूसरी अजीम लीडर बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद तीसरे अजीम लीडर बिलावल भुट्टो, फिर चौथे अजीम लीडर शायद आसफा भुट्टो, अगर यही करना तो फिर जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? वो मुझे बता दें कि जमहूरियत कहाँ से आएगी फिर? देखिए जी, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जमहूरियत सब चाहते हैं, और आपने बात भी छेड़ी कि जमहूरियत पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर जो है ना कि जिस तरह अंसर महमूद ने कहा कि इस तरह हमारी पीपल्स पार्टी के अंदर भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के इजलास होते हैं, फेडरल काउंसिल के इजलास होते हैं, कोर कमेटी के इजलास होते हैं, और वो जो है ना कि सारा तो समझते हैं कि इनको जो है ना कि फिलहाल हालात के मुताबिक रहना चाहिए, चेयर में रहना चाहिए, वो बनाते हैं। जमहूरियत जो है ना कि वहां से पार्टियों में जमहूरियत, लेकिन जमहूरियत को चलने क्यों नहीं दिया जाता? जमहूरियत क्यों कामयाब नहीं हो रही? सवाल ये है कि इतने अरसे के बाद दुनिया में दूसरे जो मुल्क आजाद हुए हैं उसमें पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? उसमें क्या वजह है कि जमहूरियत को जो है ना कि कौन से जो ना चीजें हैं, क्या अदारे गारे अपने हदूद में रहकर वो काम नहीं कर रहे? अशरफ साहब, क्या इस तरह हुआ है कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कहा हो जी कि हाँ आपके खिलाफ सरे महल के केसेस हैं, आपके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, आपके खिलाफ स्मगलिंग के केसेस हैं, तो तमाम केसेस में आपके खिलाफ जो हैं उस पर आप भी इस्तीफा दें, आपके खिलाफ जो तुर्की का वो चैरिटी में वो जो मिलता है, हार मिलता है, उसके केसेस भी आपके खिलाफ हैं, आपको पार्टी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जब ये बातें नहीं करनी है तो फिर जमहूरियत किस चीज़ के लिए? क्या सिर्फ जमहूरियत इक़्तिदार का नाम है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में आ जाएं तो वो जमहूरियत है, या पीटीआई इक़्तिदार में आ जाए तो वो जमहूरियत है? जब तक वो ना इक़्तिदार में है तो वो जमहूरियत नहीं है।
जबरान साहब मुझे काटिएगा नहीं, फिर मुझे करने दीजिए। लास्ट दफा प्रोग्राम में आप मुझे काट देते थे। जी, आपने please। बात जमहूरियत हो रही है, आपने उधर ले आए करप्शन की। करप्शन के मामले में सब नंगे। मौजूदा हुकूमत को देख ले, 2 साल हो गए इनके, इन्होंने क्या किया? इनके सारे वजीर मशीर वही मकदमात, वही किताब के जो वांटेड है। क्या ये जमहूरियत है? सर ये व्हाट अबाउटिज्म तो ना करें, आप जिनकी बात हो रही है उनकी बात करें। मौजूदा हुकूमत का सवाल मैं मौजूदा हुकूमत से पूछ लेता हूँ सर। देखे ना, अपोजिशन से मुशावरत नहीं करते। फैसले जो है ना, जो नेशनल इशू के होते हैं, क्या ये जमहूरियत है? जो मतलब है के अंदर मतलब है कि जो एक जो हमारा मुल्क जो हालात जंग में है, कि चाहे कश्मीर इशू हो, वो जो है ना करते हैं, ये जमहूरियत है। जो मीडिया का सर कश्मीर इशू पे आपने हिंदुस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन करार दिया था ना पीपल्स पार्टी ने, मुशावरत करके दिया था सर। नहीं, बिल्कुल कश्मीर पे इशू पे जो कायदीन है, सारी दुनिया जानती है कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद, मोहतरम महेंद्र भट्ट शहीद ने कश्मीर के जी लिए वो जाने दी है। पुरानी और स्टेटमेंट है। अमन नहीं, मैं हिना रब्बानी खर्ज साहिबा जो कि सेक्रेटरी जो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है पीपल्स पार्टी की, उनकी स्टेटमेंट मौजूद है कि हम हिंदुस्तान से मजीद बेहतर तलकात बनाएंगे, दोबारा फेवरेट नेशन करार देना पड़ा, दोबारा फेवरेट नेशन करार देंगे, तो वो बयान भी तो मौजूद है ना सर। नहीं, तलाकात रखना किसी मुल्क के साथ सर मोस्ट फेवरेट नेशन करार देना सर, ये बिल्कुल गलत। मैंने किसी किस्म का मीडिया में ऐसा मीडिया ना ट्रायल आप जो है ना अगर बोलने का मौका देते हैं, बुलाते हैं, वो सुन भी लिया करे कि ये जो है ना कि ये जो पीपल सर आप जब एक चीज बताते हैं तो उसका काउंटर आंसर करना तो मेरा काम बनता है सर, हुक्म करें। ये पुरानी चीजें हर पार्टी के जो है ना, आप जो है ना करप्शन में वो बातें जमहूरियत के बारे में कि जमहूरियत क्यों नहीं है इस वक्त, जमहूरियत क्यों कामयाब नहीं हो रही, क्यों जमहूरियत खतरे में है? क्योंकि 2 दफा यानी कि 2 वज़ीर आज़म को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2 दफा बरतरफ की, वो रास्ते रोक दिए गए 58 के बाद, 18वीं तरीक के बाद। अभी यानी कि मतलब है कि कोई भी ये जमहूरियत पसंद जो है ना, गैर जमहूरी कुतों की किसी तरह भी जो है ना कि गैर आनी तरीके से जो है ना आने के लिए जो है सर ना मैं करप्शन का, मैं माजरत के साथ जिस वक्त आप जमहूरियत की बात करते हैं तो मेरे पास 2 सवालात होते हैं तुम्हारे के साथ कोई जरूरी का सर। 2 सवालात होते हैं सर, 2 मैं सवालात समझ होते हैं। एक सकता सवाल ये होता है कि क्या जमहूरियत एक खानदान के अंदर ही रहने वाली चीज का नाम है, क्या किसी और का भी हक बनता है? क्या एतजाज एहसन जैसा बंदा बिलावल भुट्टो के पीछे खड़ा रहे, इसी का नाम जमहूरियत है या जमहूरियत का नाम कुछ और भी है? फिर दूसरा सवाल ये होता है कि जब करप्शन करें तो उस पर सवाल किए जाएं तो मुझे जमहूरियत को खतरा कैसे होता है? दोनों कंबाइन आंसर दे दें सर। मैंने जवाब दे दी, मैंने जवाब ये दिया है कि हर पार्टी में जो है ना, जिसका आंसर महमूद ने कहा, पीटीआई अपना इंटर पार्टी इलेक्शन कराते हैं, हमारे भी जो है ना उसी तरह के होते हैं। ये जो है ना कि सवाल वो पार्टी के इलेक्शन के नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रोग्राम रखे करप्शन पर एक दिन रखे प्रोग्राम, मुझे बना ले घंटा पूरा, मैं आपको जो है ना दलाल के साथ साबित करूंगा किस पार्टी ने ज्यादा करप्शन की। बात हो रही है आज जमहूरियत की आलमी। अच्छा, कम करप्शन करना जायज है, कम से कम इतना तो आप एक्सेप्ट करके ना, कम करप्शन पीपल्स पार्टी ने की है। मैंने कहा ही नहीं, ये तो आप खुद अपने ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं सर जी मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। कमर्शियल सर जबरान साहब, करप्शन की बात जो है ना, करप्शन की बात पर करप्शन का एक सब्जेक्ट रखे करें। आज जमहूरियत की बात हो रही है, जमहूरियत को कौन नहीं चलने दे रहा? आपको पता है पाकिस्तान में कौन नहीं चलने दे रहा? सर मैं चाहता हूँ जमहूरियत की थोड़ी सी तारीफ मुझे बता दें, जमहूरियत की तारीफ क्या है? तारीफ इन्होंने बताया थी, जहांगीर ने बताया, मैं फिर बताता हूँ। आजाद राय मतलब कोई अपने जो है ना सच बात कहने का कोई जो है ना उनको रोका जाता है, कोई सच्ची स्टोरी कोई मीडिया वाला एंकर पर्सन शुरू करता है उसको जाब से निकाल दिया जाता है, किसी को अगवा कर दिया जाता है, किसी का मुंह बंद कर दिया जाता है। मतलब है कि ये प्रेशर पे अदारे टेलीविजन के जो अदारे को ऊपर हो जाता है, सोशल मीडिया के अकाउंट बंद करा दिए जाते हैं। मतलब कोई ये इनके जो है ना पेड फोर्स जो लगी हुई है सोशल मीडिया पे गलत प्रोपेगेंडा करी है। पार्टियां अगर जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने कुमते की है, उनको बरतरफ करके जब कुमते जो 2-2 दफा बरतरफ किए, रीइंस्टेट होती थी नजरिया जरूरत के तहत, फिर उनको जांच करा देते थे जब मार्शल लॉ लगते थे। अभी हमारी मसला फौज इस वक्त अदलिया हमारी तमाम काबिल मिच्योर हो चुकी है। अभी जो है ना कि रोल अगला देखना है कि जो अदलिया के घेरे में आ रहे हैं, जब करप्शन की बात करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक केस ले पीटीआई वाला फॉरेन फंडिंग का, ये तो ये पार्टी भी हो सकती है फॉरेन फंडिंग है। बिल्कुल सही सर, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट पहुंच चुका। मेरे साथ मेरे साथ अंसर साहब मौजूद है, मैं इसी टॉपिक पे उनसे भी एक लाइन ले लूं। अंसर साहब मौजूद है सर हमारे साथ? अंसर साहब आवाज आ रही है सर आपको? सर मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक लाइन आपसे ले लेता हूं कि आपकी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात लगाए अपने 5 साल के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर करप्शन पे। पीपल्स पार्टी अपने इल्जामात लगाती रही नून लीग पे। अब दोनों में किस हद तक इत्तेफाक हो गया है कि एक दूसरे की करप्शन शायद खत्म हो गई है, या करप्शन के बावजूद एक दूसरे के साथ दे रहे हैं? तो ये जमहूरियत का साथ दे रहे हैं, ये करप्शन बचाने के लिए साथ दे रहे हैं?
देखिए मेरी बात सुन, हमने दोनों पार्टियों ने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया था। इस बात पे किया था कि जो भी हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए अगर हमारे कोई पार्टी पर्सनल जो भी इंटरेस्ट होंगे, मफादात होंगे, उनको साइड पे रख के हम मुल्क के लिए, अवाम के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम जहाँ पे ज़रूरत होगी हम सारी पिछली चीज़ें पसे पीछे डाल के हम इकट्ठे होंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आप देखें तो वो है ही सारा कुछ ये, और उस पर हम अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुल्क की में जमहूरियत के बका के लिए, मुल्क की बका के लिए हम जब भी ज़रूरत होगी हम दोनों पार्टियां इकट्ठी होंगी। अंसर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं नाज़रीन आखिरी लाइन लेते हैं जहांगीर अशरफ साहब से, फिर अजान की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आपके पास वापस आते हैं। जहांगीर अशरफ साहब, लास्ट लाइन इन दोनों कमेंट्स पे कि जिस वक्त करप्शन की बात करी जाए जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आज़ाद कश्मीर में करप्शन की बात करो तो रियासती शख्स खतरे में पड़ जाता है। देखिए जी कि इसका दर ज़्यादा है। ये 1985 से लेके अब तक करप्शन के बेशुमार केस बनाए गए हैं, और जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो आपका मेन सवाल है कि आया मुस्लिम लीग लगाती थी इल्ज़ाम या पीपल पार्टी लगाती थी, तो जो रिपोर्ट आती थी ना वो फेक रिपोर्टें दी जाती थी एजेंसियों की तरफ से जो पीछे बैठे हुए हैं, जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं। तो ये तो केस करप्शन नहीं होती थी? नहीं, एक्चुअली अगर होती ना तो वो प्रूव भी होती। तो इसका मतलब अदालत नहीं, अदालत करप्शन जहाँ है ना वहाँ पे खामोशी है। जहाँ पे करप्शन हो रही है वो करप्शन फ्री स्टेट है। देखें पुलिस में करप्शन है, ये किसका काम है? आईजी का काम है कि ख़त्म करे। अदलिया में करप्शन है, अगर जज पैसे लेके कहता है तो ये चीफ जस्टिस की है। अगर फौज में करप्शन है तो ये काम वज़ीर आज़म का नहीं है कि वहाँ जाके इमरान खान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी करे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है। जमहूरी इदारे, लेकिन यहाँ पे जहाज भेज दिया जाता है, यहाँ पे एक PIA का जहाज भेज दिया जाता है और उस बंदे को सिर्फ ये कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे के घर चले जाए। तो ये तो करप्शन खत्म करना नहीं चाहते। खत्म करनी है तो नाज़रीन तमाम इदारों से करप्शन खत्म करनी पड़ेगी और तमाम इदारों को करप्शन को नारा ना बनाए, अपनी जिम्मेदारी बनाए, इसको प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकली इस पर काम करें और अपनी अपनी जमात से लोग निकालें ताकि बाहर वाले लोग बाद में उंगली उठाएं और पहले घर से सफाई शुरू हो जाए। नाज़रीन लेते हैं अजान के लिए एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से, दुनिया भर में आलमी जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों बार बार कैप्चर हो जाती है, क्यों बार बार आमरीत आ जाती है, क्यों बार बार फ़ौज को कंट्रोल लेना पड़ता है, उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मेहमानों में इस वक्त शामिल हो चुके हैं इमदाद हुसैन साहब। इमदाद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इमदाद हुसैन साहब, क्या वजह है, कहा जा रहा है कि जो इल्ज़ाम है सारे के सारा इल्ज़ाम आमरीत की ताकतों पर है, इस्टेब्लिशमेंट पर है, जमहूरी लोगों का कोई कसूर नहीं है। आप क्या समझते हैं क्यों अमरीत आती है, क्यों फ़ौज आ जाती है इदारों पे कंट्रोल करने के लिए और हुकूमत करने के लिए? बहुत शुक्रिया, आपने आज बड़ा ही अहम दिन है, आलमी यौम जमहूरियत है और इस पर आपने एक अच्छा प्रोग्राम रखा। आपका बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं आपको। आपने जो सवाल पूछा जबरान साहब, पाकिस्तान बनने को 74 साल होने को आ गए, 74वां साल है, तो हम अब गोल्डन डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं। लेकिन आज तक अगर आप देखें तो 1958 से लेकर आज तक जितनी भी जो है वो आमराना हुकूमतें आई हैं, उनके पीछे उनको सपोर्ट करने वाला, उनको बैसाखियाँ फराहम करने वाला कौन होता है? हमेशा सियासतदान होते हैं। हमेशा ये सियासी लोग हैं कि जो अपना सही जो कहते हैं कि जी वो लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है वो किसी भी आमरीत से बेहतर होती है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी जमहूरियत अभी तक लूली लंगड़ी क्यों है? आखिर ये भी तो एक सवाल है कि जमहूरियत को जो नाकाम बनाने वाले लोग हैं, क्या वो अवाम हैं? अवाम इनको मुंतखब करते हैं, कभी 2/3 मेजॉरिटी के साथ करते हैं, कभी इनको जो है वो भुट्टो साहब को अवाम ने कहते हैं कि दरख्त को भी भुट्टो लिख देते थे, उसको वोट डाला है। फिर बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में भी। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर किसी भी आमर को आकर जो है वो इक़्तिदार संभालना? तो आपके ख्याल में इसकी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी हुकूमतों पर होती है? टोटल जो है, टोटल जिम्मेदारी, थोड़ी बहुत नहीं, टोटल जिम्मेदारी, इसकी टोटल जिम्मेदारी सियासतदानों पर आयद होती है। जहांगीर अशरफ साहब एग्री करते हैं इस बात? टोटल ही नहीं करता जी। उसकी वजह यह है कि जब 1979 में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है अफ़गानिस्तान के लिए, तो वो ज़िया-उल-हक़ को ले आते हैं।
फिर जब उनको 9/11 के लिए किसी मोहरे की ज़रूरत होती है तो वो मुशर्रफ को ले आते। तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है और हमारे मुल्क उससे को पहले यह्या खान भी रहे, अयूब खान भी रहे, बाकी वो भी रहे। उन्होंने भी, अयूब खान ने तो अड्डे दिए अमेरिका के, जिसके बदले में उन्होंने हमारे साथ कुछ तावन भी किया, जो अमेरिकन जिसका बड़ा इजहार किया जाता है, वर्ल्ड बैंक से हमें कर्जे लेके दिए, बंगला और तरबेला डैम बने। तो ये उसी डील का हिस्सा था, लेकिन उसके मुकाबले में हमने उनको अड्डे भी दिए और रूस को हमने अपना परमानेंट दुश्मन बनाया। हमारी रशिया से तो कोई दुश्मन नहीं थी। एक लेकिन नया रशिया की दुश्मनी तो हो सकती थी ना कि वो अगर वो इसको कंट्रोल कर लेते तो फिर क्या होता है। नहीं, वो तो अफगानिस्तान में लेकिन उस मैं- वक्त तो मैं नहीं था ना, इसलिए इस नजरिए से जिस इत्तेफाक नहीं अयूब करता। अयूब माफ खान ने कीजिएगा जब अड्डे दिए उस वक्त वो अफगानिस्तान में नहीं थे। उस वक्त अड्डे देने का हमारा क्या मकसद था? हम तो न्यूट्रल मैं रहे। इसका नहीं, जवाब अगर देखिए ना, ऑनलाइन नहीं मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता। जहांगीर साहब बड़े आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है मामलात पे, लेकिन ये देखिए कि जिन मुल्कों में सियासी इदारे मजबूत हैं, जिन मुल्कों में अवाम की ताकत मौजूद है, वहाँ अमेरिका क्यों नहीं दखल अंदाजी करता, वहाँ जो है रशिया क्यों नहीं दखल अंदाजी करता? इसका मतलब ये है कि आप खामोश भी तो हो जाते हैं ना। इसी बात पे मैं इसी क्योंकि अहम टॉपिक है कि शायद सियासी जमातें सपोर्ट करती हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप को कि वो आए और आकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि वो आए और आकर इख्तिदार संभालें। अशरफ साहब आपको आवाज आ रही है? सर अशरफ साहब आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। अशरफ साहब, किस हद तक आप इस बात से एग्री करते हैं कि सियासी जमातें खुद ही सपोर्ट करती रही हैं, जिसके बाद उन्होंने मिसाकी जमहूरियत करना पड़ा, उनको माफी मांगनी पड़ी? क्या अब भी इस बात इस हद तक सही नहीं है कि किसी हद तक सपोर्ट की जाती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि दूसरे के खिलाफ काम होता रहे, दूसरे के खिलाफ केसेस चलते रहे, सारा कुछ होता रहे, अपने खिलाफ कुछ ना हो? तो क्या सियासी जमातें जिम्मेदार हैं इस जमहूरियत के तसलसल को रोकने में? लेकिन जी कि जमातें जो है ना, कि मैं इन जमातों सारी का मैं तो नहीं गारंटी देता। पीपल्स पार्टी कभी भी जमहूरियत को डीरेल नहीं होती थी, कभी भी जो है ना, मतलब है कि नहीं चाहती कि मुल्क में कोई अपना दोबारा ये नहीं जो है ना अमरीत हो। तो आपके ख्याल में नून लीग ये चाहती रही है या आपके ख्याल में कोई भी नहीं चाहता रहो, ये खुद ही आते रहे? नहीं, अशरफ साहब को ये पूछिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अचानक जो है 2020 में ये जो आमरीत वाला इस्लाम क्यों कबूल कर लिया है, आमरीत की हमायत क्यों शुरू कर दी? आपके लीडर बोलते नहीं, आपके लीडर कहते थे कि मैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जो आपके हैं वो कहते थे मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो ईंटें कहाँ चली गई, वो रेत कहाँ चली गई, वो सीमेंट कहाँ चला गया? क्या मामला तय होने जा रहे हैं? जवाब ले लेते हैं जी। अशरफ साहब रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए बात सुने, ये जो हमारे जो है ना वजीर आजम साहब जो है ना कि अक्सर अपने खिताबात में, अपने पार्लियामेंट में, दुनिया प्लेटफॉर्म में कहते हैं कि फौज मेरे पीछे है, मेरे यानी कि पार्टी के मंशूर के साथ है। कहती नहीं कहती। जब इनसे किसी भी मुल्क पूछा जाए ना, सुने ना, जब इनसे साथ पूछे तो ये कहते हैं कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, कभी कहेंगे जी ये सी पैक को जो 16 साल से हो रही है। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि मुझे आवाज आ रही, मैं क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ अपने, मुझे हमारे एक मुअज़्ज़ज़ अमदाद हुसैन साहब की बात मुझे लगती है, उनका सवाल में जवाब देने लगा हूँ। देखें कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि जो हमारी हुकूमत के में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब या हुकूमत जो करते हैं, मखसूस मीडिया वालों को बुला के जो उनके सामने कसीदे पढ़ते हैं, उनको जो है ना कि उनकी राय ली जाती है या अपने अंदर ली जाती है। नहीं, क्या आप ये मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म के कसीदे पढ़ते हैं? वो कौन लोग हैं, आप बताइए। नहीं होते हैं हर दौर इक़्तिदार में होते हैं। हर दौर नहीं सर, इनके सवाल का जवाब देने की पीपल्स पार्टी को क्या हुआ? वो तो जमहूरी पार्टी थी, वो तो कुर्बानियां देने वाली पार्टी थी, वो क्यों चुप कर गई? उससे क्या हुआ? पीपल्स पार्टी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने आज ज़ैबस यूनिवर्सिटी में, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में जो है एक हुआ, मैं 1 मिनट में बात करूंगा, वहाँ फरतुल्लाह बाबर थे, सलीम आडियावाला थे, अपना सेनेटर 4 जो थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि तमाम दारे जो हैं, खुसूसन उन्होंने नाम लेकर कहा, उन्होंने कहा अपना अदलिया जिसका हम एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट, इंतजामिया, और उन्होंने बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट फौज का नाम लिया कि अपने आनी हदूद में रह के काम करें, क्योंकि जब तक आनी हदूद में नहीं रहेंगे, ये जब रहेगा इन अपना जो जमहूरियत के जो चल रही होती है, गवर्नमेंट चल रही होती है,
दूसरे मुल्क जो है ना वो तो करते हैं जमहूरियत के जो है ना कि चैंपियन बन के वो करते हैं कि जी कंट्रोल करते हैं मुस्लिम शेखों को कर देते हैं जहाँ बादशाह है, लेकिन हमारे मुल्क में जो है ना बदकिस्मती से जो है ना तो इसका मतलब है उन्होंने आप फोकस कर रहे हैं शायद एक पे, लेकिन उन्होंने तो चारों का नाम लिया। उन्होंने कहा फौज को अपना काम करना चाहिए, सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए, पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को अपना काम करना चाहिए। वो तो जनरल स्टेटमेंट दिया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जनरल स्टेटमेंट क्यों दिया जी? बाकायदा जो हर अदारे होते हैं, हर मुल्क के अदारों को जो है ना अपना काम होता है ना वो काम करना पड़ता है। पानी के दूध के साथ काम करने की उन्होंने बात कर दी है। अदारे जब मजबूत होगी, एक अदारा दूसरे के खिलाफ जो है ना, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आजकल क्या सिस्टम है, मतलब है कि जिस जगह पे अभी रियासत खड़ी है वहां पे जो है अदारा एक दूसरे को जो कुछ करता है, टॉलरेंस है ही नहीं है, बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई नहीं है। फर्जबाज जितने भी हैं जो भी को होगा। अच्छा, आपसे मैं वन लाइनर लेना चाहता हूँ, हर में बता दें हाल क्या है इस वक्त? हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त जो है ना कि मतलब मुल्क में जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं नहीं कहता कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो अभी होने वाली है वो क्या फैसला करते हैं, अदम तुमाद लेके आते हैं, सदारती निजाम की बातें हो रही हैं, मानसबन वो बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि मुल्क में यानी कि एक तासर जो फैल रहा है कि जमहूरियत शायद सिर्फ खतरे में, आज के दिन से शायद सिर्फ खतरे में, एक ग्रेट अलायंस बनना चाहिए। तमाम जमहूरी कुतुब को, तमाम पोलिटिकल पार्टी को इकट्ठा होकर सब मुतफिका तौर पर ये नहीं कि जो है ना कि चाहे पीडीएफ। बहुत शुक्रिया जी, एक ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए और सबको मुतफिका तौर पर जमहूरियत के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अशरफ चौधरी साहब आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी अंसर महमूद साहब। चलें ठीक है, मैं अंसर महमूद साहब से इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में हम लोग जरूर रब्ता कर लेंगे। जहांगीर अशरफ साहब, अगर इस सारी बात का कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम लोग कोई रिजल्ट निकालना चाहें तो क्या 2020 में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट निकल सकता है, जमहूरियत वापस आ सकती है, कुछ जमहूरी निज़ाम चल सकता है? नहीं, जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में नहीं जाएगी, क्योंकि अदलिया भी हदूद से बाहर उसी वक्त जाती है जब उनका प्रेशर होता है। उसका मैंने पहले भी आपको कोट किया था। वो फोन करके कहते हैं कि हाँ यार इस बंदे को इतनी सजा दे दो, वो या व्हाट्सएप या जो भी है वो, और ये हकीकत है, ये इतराफ किया है। बट क्यूम साहब की बात तो नहीं कर रहे ना, सारे क्यूम हो या कोई भी हो, ये सारे जज थे, ये तो ठीक है। लेकिन उनको तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनको तो शहबाज शरीफ साहब का फोन आया था, वो भी तो उनको कहा गया था ना कि किस किस की बात माननी है। ये तो आप अच्छा ये उनका सादा कर देते ना। ये मेरी बात पूरी एक बात कंप्लीट करने दे कि जो भी है ना कि हर एक अपने आइन ने जो मुतय्यन किया है ना कि आप बॉर्डर की हिफाजत करें, आपको जहाँ पे मिलिट्री को प्रॉब्लम है, फंड चाहिए, कोई चाहिए, उसको आप एक वक्त मतलब दादी को हमेशा, मैं माजरत के साथ थोड़ा सा जरा अजराए मजाक कह देता हूँ कि दादी को हमेशा यही लगता है कि बच्चे ननिहाल से आने के बाद कमजोर होते हैं। मतलब आपको यही लगता है कि अगर शहबाज शरीफ ने भी फोन किया तो उसका मतलब है उसको उनको बताया गया होगा किस किस फोन कॉल एक्सेप्ट करनी है। उनको पता है, अभी पता है कि इमरान खान फोन करेगा तो किसकी मर्जी है, उनको पता होता है। वो इतने बेवकूफ नहीं होते हैं ना। कर रहे हैं ना, नहीं वो भी एनआरओ मांग रहे हैं ना, फौज से मांग रहे हैं, रात को बुरके पहन के मुलाकातें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये तो ऐसे इस तरह अगर वो सियासतदान की बात है सर, कौन सी सकता है आप देना कि क्या मरियम नवाज साहब खामोश भी तो रहती है ना। नहीं, वो क्यों खामोश? देखो जब वो बोलती है देखिए उसका मैं तर्जमान नहीं हूं, मैं नहीं कहता। मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, मैं आपसे मरियम की बात नहीं कर रहा हूं। सदका खबर वो होती है कि जिसको आप जिसका वन लाइनर नहीं सर, उससे पहले मैं आज भी आपको खबर दे देता हूं। अभी भी मियां साहब की तरफ से फौज के लोगों से राब्ता किया गया है, आज भी राब्ता किया गया है। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, ऐसे हालात होते हैं, ऐसे आज भी जर्नलिस्ट मौजूद है। सर मैं आपके सामने आप मुझे किस तरह के साथ कह रहा हूँ, किस तरह आप इतलात है मेरे मैं कहता हूँ कि ये गलत है। मैं कह रहा हूँ कि आज भी राब्ता किया गया है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं अगर आप जाती उम्रा को सब जेल करार दें। नाज़रीन, आप अपने बात सुनी, मैं मानूँ कि किस तरह से सियासी जमातों पर इल्जाम रहे, किस तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर कहा गया, लेकिन सवाल ये कि अपने अपने इदारे का एहतसाब जो है वो खुद करना है। जब खुद करेंगे तो फिर उसके बाद हालात की बेहतरी मुतवक्को तौर पर उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ मेहमानों में मौजूद रहे जहांगीर अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमदाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अंसर महमूद साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद रहे, उनका बहुत शुक्रिया। और अशरफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रात को 8 से लेकर 9 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम।